देखिए बच्चों, आप सर के क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कि जो आप देखे होंगे रोड के किनारे जाते होंगे तो जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, डीजल पेट्रोल जो गाड़ी से कुछ गिर गए होते हैं बारिश के बाद, वो क्या होते हैं कि पानी के अंदर चल जाते हैं, तो पानी में वो चमकते हैं। तो किसके कारण? या जो जितने जिसे पिकॉक का फीदर होता है उसका कलर, या किसी भी पक्षी का, जैसे दे दिया कबूतर का गर्दन जो चमकता है या उसके कलर का है, या किसी पक्षी के, तितली के कलर का कारण क्या है, उसके चमकने का कारण क्या है, तो ये किस घटना के कारण होता है। या आपसे पूछ जाता है कलर इन सॉप बबल, जो सॉप बबल होते हैं, साबुन के बुलबुले जो होते हैं उसमें चमक रहती है, वो जब भी लाइट के सामने ले जाएंगे तो चमकता है, तो ये किसके कारण होता है? तो उसका नाम है बच्चों, इसका नाम है इंटरफियरेंस। इसका नाम है इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण, इंटरफियरेंस, व्यतिकरण। तो ये इंटरफेरेंस शब्द से क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछता है। आपको जब पेपर में इंटरफियरेंस मिल जाए, व्यतिकरण, और व्यतिकरण होता क्या है रियल में, और व्यतिकरण की घटना कैसे होती है, लाइट के अंदर क्यों आता है, लाइट से ये कैसे व्यतिकरण होती है, और कब व्यतिकरण पर टिक लगाना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, तो कब आपको व्यतिकरण पर टिक लगाना है, इसके 3 क्वेश्चन फेमस बनते हैं, जो अभी तक 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे हुए। उसको पहले समझना है कि कब इंटरफियरेंस व्यतिकरण पर आपको टिक करना है। तो पहला जो होता है बच्चों, जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं तो देखे होंगे कि जैसे गाड़ी जा रही है, गाड़ी गई, कुछ तेल चू गया उसमें से, डीजल पेट्रोल, तो बारिश हुआ तो उस रोड पर के पानी के साथ 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 किनारे पानी जहाँ लगा है उसमें चला जाता है, और पानी के ऊपर वो जो तेल होता है तैरने लगता है, और जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो चमकता है। तो ये पूछता है, पहला जो एग्जाम्पल पूछता है वो आपको लिखना है कलर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल के बूंदों में रंगों का दिखाई देना। पहला लिखना है कलर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स, कलर्स इन ऑयल ड्रॉपलेट्स, कलर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल के बूंदों में रंगों का दिखाई देना, दिखाई देना। ये पहला है एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपके सामने दे देगा कि कलर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स मीन तेल के बूंदों में रंगों का दिखाई देना किसके कारण होता है। ऑप्शन रहेगा रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ऐसे रहेगा, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। तो आपको लगाना है बच्चों व्यतिकरण पर। जो कलर्स इन ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो तेल के बूंदों में जो चमक होती है, जो लाइट होती है, जो कलर दिखाई देती है, उसका कारण होता है व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कलर इन पीकॉक फीदर, कलर इन पीकॉक, कलर इन दे देगा कलर इन पीकॉक फीदर, मोर के पंखों में, पंखों का चमकना या रंग दिखाई देना, मोर के पंख में रंग दिखाई देना। अब यही नहीं, देखिए अगर कलर पूछ दे पीकॉक के या किसी भी पक्षी के, या कबूतर के गर्दन में कलर दिखाई देना या चमकना, या तितली में कलर का चमकना, कलर दिखाई देना, अगर किसी भी पक्षी में पूछता है ना, तो उसका कारण होता है व्यतिकरण। किसी भी पक्षी के पंख में या गर्दन में या बॉडी में अगर कलर की बात करें तो आपको टिक लगाना है क्या बच्चों? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। और एक ऑयल ड्रॉपलेट्स मीन्स तेल की जो बूंदे होती है, तेल की बूंदे
उसमें जो कलर दिखाई देता है या चमक दिखाई देती है, उसका कारण होता है व्यतिकरण। लास्ट जो होता है बच्चों, पूछता है कबूतर, कोई भी पक्षी पूछे पंख में, कलर इन सोप बबल्स, बबल्स, कलर्स इन सोप बबल्स। साबुन के बूंदों में जो चमक होता है, रंगों का चमकना, किसका कारण होता है? ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कलर्स इन सोप बबल्स, तो ये भी पूछ देता है साबुन के बूंदों में रंगों का चमकना। ये आपको 3 एग्जाम्पल याद करना है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसका कारण कभी भी पूछता है तो आपको व्यतिकरण लगाना है, इंटरफेरेंस लगाना है। अब देखिए बात क्या हुआ, अगर यदि आपको ये एग्जाम्पल दे दे पेपर में, यदि आपके पेपर में ये एग्जाम्पल दे दे कि तेल के जो बूंद होते हैं वो चमकते हैं या उसमें कलर दिखाई देता है, या जो पीकॉक के पंख होते हैं उसमें रंग दिखाई देता है, या साबुन के जो बूंद होती है उसमें रंग चमकता है, और आपके इंटरफेरेंस ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या टिक लगाना है बच्चों? जब इंटरफेरेंस ना हो तो आपको टिक लगाना है रिफ्रैक्शन। क्या लगाना है? रिफ्रैक्शन। आंसर देना है रिफ्रैक्शन, जिसको कहते हैं परावर्तन। क्योंकि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट जाता है, चमकता है। अरे एक मीडियम से जैसे हवा से वो रहेगा बूंद या तेल का बबल, तो उसके कारण। तो जब व्यतिकरण ना हो तो रिफ्लेक्शन। तो पहला बात याद रखना कि इतने क्वेश्चन पर जब ये बात पूछे तो आपको पेपर में टिक लगाना है व्यतिकरण, जब ये पूछे तो। अब आते हैं कि आखिर इंटरफेरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस होता क्या है। तो देखिए इंटरफेरेंस कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है बहुत एग्जाम में। CGL और CHSL 2019 में इस डेफिनेशन से इससे क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि ऐसे देता है कि 2 तरंगों के अध्यारोपण से, सुपरपोजिशन से कौन सी घटना होती है, तो आपको टिक लगाना था व्यतिकरण। तो देखिए क्या होता है, जब कोई 2 वेव हो कोई तरंग, तो तरंग कैसी होती है पढ़ाए हैं हम। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ 2 होगा, फिजिक्स फॉर ऑल एग्जाम, एक होगा लाइट फॉर ऑल एग्जाम। दोनों को पढ़िए, वहाँ से इतने इजी में समझाया गया है कि यदि आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता है तो वो देखने के बाद 100% क्वेश्चन फिजिक्स के आपके सही होने लगेंगे। तो ये कारण क्या है बच्चों कि कोई भी वेव है, वेव का मतलब जैसे कि ये तरंग है, ये तरंग है, ठीक, ऐसे वेव चलता है, ठीक। तो वेव में क्या होता है कि जितना इस लाइन से ना, जितना ऊपर ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ है उसे एम्पलीट्यूड, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयाम कहते हैं। ये A1 है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है इतना। और इसको हम बताएं क्रस्ट, टॉप, क्रस्ट, श्रिंग और गर्त कहते हैं। 2 श्रिंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य लैम्बडा कहते हैं। ये सब पीछे पड़े हैं। यहाँ पर समझना है कि 2 वेव है जिनके एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। एक दूसरा है मान लीजिए ये वेव, और इसका ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, इसका क्रस्ट, ये टॉप है, और श्रिंग और गर्त कहते हैं। अब क्या करेंगे कि जो ये तरंग है तो इनके A2 है, ये मान लीजिए A1 A2 भी है, इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या है? सेम है। एक ही आवृत्ति के सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो देखिए एक दोलन करने में ना जितना टाइम लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कंपन, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन सब इक्वल होना चाहिए, तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति का मतलब हुआ ना कि वेव चला ना यहाँ से यहाँ जाने में
जितना टाइम लगता है उतने टाइम दूसरों को भी यहाँ से यहाँ जाने में एक चक्कर में यहाँ से चल करके यहाँ आ करके हाफ हुआ, फिर नीचे जाकर फिर वहीं पहुँच गई, तो एक ऑसिलेशन हुआ, एक चक्कर हुआ। एक चक्कर करने में जितना टाइम उसको लगता है उतना ही टाइम इसको भी लगे, दोनों को सेम टाइम लगे, तो सेम आवर्तकाल, सेम आवर्तकाल तो सेम फ्रीक्वेंसी। या ऐसे कह सकते हैं कि एक सेकेंड में मान लीजिए ये एक कंप्लीट चक्कर करता है, तो ये भी एक सेकेंड में एक कंप्लीट चक्कर करे, तो कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम है। आवृत्ति का मतलब कंपन, फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चों जैसे यहाँ से चला, यहाँ से आते आते यहाँ आ गया अपने इनिशियल पोजीशन पर, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, तो सेम फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। और एम्पलीट्यूड जितना हाइट पर, मान लीजिए ये इतना है, कोई ऐसे ज़्यादा हाइट पर, तो एम्पलीट्यूड और ज़्यादा है। तो ये हम बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, फिजिक्स फॉर ऑल जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर डिटेल में। तो अब क्या होता है कि दो वेव होती है, एक ये वेव है, तरंग है, एक ये तरंग है। दो तरंगों के अध्यारोपण से जो नई तरंग उत्पन्न होती है उसे कहते हैं इंटरफियरेंस, व्यतिकरण। अर्थात सिंपल भाषा में ठेठ में एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, दोनों सुपरपोजिशन हो जाएगी। दोनों के सुपरपोजिशन माने अध्यारोपण, अध्यारोपण का मतलब ठेठ में दोनों मिलकर के एक वेव हो जाएगी। एक इधर से वेव आ रही है, एक ये जा रही है, दोनों मिल गई, दोनों जा करके आगे मान लीजिए यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, जा करके यहाँ एक वेव बना ली, एक तरंग बना ली। तो दोनों मिल करके जो नया तरंग बनाती है ना, दो तरंगें मिल करके नया तरंग जो बनाती है उस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन शर्त है इसकी, कंडीशन की, कब मिलेगी और कब व्यतिकरण की घटना होगी। और इसी के कारण उसमें दो वेवें जब मिलती है, दो वेवें मिलती हैं यहाँ पर, तो एक नया वेव बनता है। उसी के कारण तीन घटनाएं होती है। साबुन के बुलबुले चमकते हैं, पक्षियों के कलर में जो चमक होती है वो होता है, या ऑयल ड्रॉपलेट्स जो तेल की बूंदें होती है उसमें कलर या चमक दिखाई देती है, क्योंकि दो वेव होती है जो नया वेव बनाती है, तो वहाँ से चमक उत्पन्न होता है। अब कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। डार्क ब्राइट जो होता है, फ्रिंज चौड़ाई, वहाँ पर जब समझेंगे तब होगा। अभी व्यतिकरण की घटना समझते हैं। तो व्यतिकरण क्या होता है कि एक ये वेव है, एक ये वेव है, दोनों जाकर के ओवरलैप हो गई, अध्यारोपित हो गई, दोनों मिलकर के एक वेव बन गई, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। अब ये मिल कैसे सकती है, ये मिल कैसे सकती है, तो दो तरह से मिल सकती है। मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में जाकर के मिल गई, एक इधर से आ रही है वेव ऐसे ऐसे ऐसे, एक वेव इधर से आ रही है ऐसे ऐसे, और दोनों एक ही दिशा में आकर के मिल गई। मान लीजिए कि एक ही दिशा में इधर जा रही है एक वेव, ये भी जा रही है इधर एक वेव, और दोनों आगे चल के मिल करके एक वेव बन गई एक। तो जब ये इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए A1 है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो जो नया बनेगा ना एम्पलीट्यूड वो होगा दोनों के एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2। मीन्स इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि एक तरंग का एम्पलीट्यूड 5 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 6 है, दोनों एक ही दिशा में जाकर के व्यतिकरण की घटना करती है, तो परिणामी आयाम क्या होगा। मीन्स दोनों के मिलाने के बाद दोनों इंटरफेरेंस की घटना करती है, माने दोनों सुपरपोजिशन हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, दोनों अध्यारोपित हो जाती है, मिल करके एक वेव हो जाती है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना बच्चों, दो तरह से मिल सकती है। देखिए व्यतिकरण की घटना दो तरह से होता है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो एक दिशा में दोनों जाकर के मिलेगी, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मिल करके एक हो जाएगी, तो उस समय क्या होता है कि A बराबर A1 प्लस A2 होता है। तो यहाँ जो दोनों मिलेगी एक दिशा में, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 6 और 5 11 टिक लगाएंगे। कितना टिक लगाएंगे? 11। अगर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि विपरीत से आए, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा से, और इसका A1 है 5, इसका A2 है 6, तो दोनों जब मिल जाएगी बच्चों, मिल करके दोनों मिल करके जो नया बनाती है, मान लीजिए नया बना दी ये, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा बड़ा माइनस छोटा, तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। मीन्स जब विपरीत दिशा में आती है ऐसे, मान लीजिए इधर से एक जा रही है, एक इधर से आ रही है,
और दोनों मिल करके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मिल करके एक नया जब बनाती है, व्यतिकरण की घटना करती है, तो इसका जो ए होता है वो होता है A1 A2, तो A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2, जो ज़्यादा रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। और जब सेम डायरेक्शन में जा तो दोनों को ऐड किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है। जब विपरीत दिशा में हो दो तरंगे मिल करके एक नया वेव बनाती है, मीन्स व्यतिकरण की घटना करती है, तो उसमें दोनों के आयाम को घटा करके लिखा जाता है, दोनों के एम्पलीट्यूड को माइनस करके लिखा जाता है। तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि व्यतिकरण क्या होती है, दो वेवों का मिलना, अध्यारोपित होना, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में ये पूछता है परिभाषा से क्वेश्चन कि दो तरंगे जब अभ्यारोपित होती है तो प्रकाश की कौन सी घटना होती है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो आपको करना है इंटरफेरेंस, विवर्तन। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, सुपरपोजिशंस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशंस ऑफ two waves of same frequency is called interference। हिंदी में कहेंगे कि एक ही आवृत्ति के, बराबर आवृत्ति के दो तरंगों के अध्यारोपण होने से, बराबर आवृत्ति के, समान आवृत्ति के दो तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होने से व्यतिकरण की घटना होती है। यह अध्यारोपित होना व्यतिकरण कहलाता है। दो समान आवृत्ति के तरंगों का अध्यारोपित होना, माने दोनों ओवरलैप हो जाए, एक हो जाए, अध्यारोपित का मतलब, तो उसे कहते हैं व्यतिकरण। तो ये होता है। तो सबसे पहले ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि दो तरंग मिलती है तो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण का क्वेश्चन फाइनल। और 3 एग्जाम्पल जो बताए हैं उससे क्वेश्चन बनता है। और आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, व्यतिकरण में डेफिनेशन याद रखना है कि क्या होता है। यदि विपरीत में जाए तो घटा देना है। अब इसकी कंडीशन होती है, इंटरफेरेंस कब होगा, कब अध्यारोपित होगी दो तरंगे। ये नहीं कि दो तरंगे हैं कभी भी ओवरलैप कर जाएगी, नहीं, उसका कंडीशन होता है, तो शर्त होता है। तो अगला आता है कि निम्न में से व्यतिकरण की शर्त कौन है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो कंडीशन, शर्तें फॉर इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की शर्तें, कंडीशंस। तो देखिए कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस शर्तें जो होती है बच्चों, शर्तें, कंडीशंस कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए कि इंटरफेरेंस की घटना होगी। दो वेव कब इंटरफेरेंस की घटना करेगी, कब अध्यारोपित होगी, उसकी कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे। तो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है, पहला कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ बोथ वेव्स शुड बी सेम। पहला होगा बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अरे फ्रीक्वेंसी को एफ से सूचित करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से, शुड बी सेम, शुड बी सेम हिंदी में कहेंगे तभी होगी। पहला कंडीशन ये है कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी माने एक चक्कर लगाने वाला जो बराबर समय में लगा दे, और वेवलेंथ मीन्स ट्रस्ट या कस्ट, श्रिंग या गर्त के बीच की दूरी, तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, समान मीन्स बराबर होना चाहिए। तो पहला आपको ये याद रखना है कि दो, जब इंटरफेरेंस की घटना कब होगी, जो दो वेव है ना, जो दो वेव है दोनों का वेवलेंथ इक्वल होना चाहिए, दोनों का तरंग दैर्घ्य बराबर होना चाहिए, और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी बराबर होना चाहिए। एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता है, आयाम अलग अलग। और तीनों चीज़ क्या है, आयाम किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, इससे माने फिगर में क्या है, रियल में क्या क्या मतलब होता है, वेव में किसको कहते हैं, सब वेव चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। फिर भी बता देते हैं कि जैसे ये वेव है तो यहाँ से चली और यहाँ फिर पहुँच गई, एक बार ऊपर जाके एक बार नीचे जाके फिर वहीं पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो आती है ना बच्चों,
एक चक्कर जितना बरोबर समय में अगर दोनों लगाए, दो वेव है, तो कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए 1 सेकेंड लगता है, तो 1 सेकेंड में एक जितना चक्कर कर गया 1 सेकेंड में 2 बार कर दी तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। एक कंप्लीट की यहाँ से यहाँ, ऐसे ही 2 कर दी 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट कर देगी ना चक्कर, एक चक्कर होता है यहाँ से यहाँ तक, जितना चक्कर हो जाएगा ना उसे आवृत्ति कहते हैं। और ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं ना, श्रिंग श्रिंग कहलाता है, इसके बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहलाता है, जितना दूर हो। या नीचे नीचे वाला ऐसे बनेगा तो नीचे नीचे वाला जो गर्त गर्त होता है, क्रस्ट क्रस्ट, उसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य। तो मान लीजिएगा ऐसे वेव बन रहा है लंबा तो ज़्यादा वेवलेंथ होगा, कोई ऐसे बन रहा है तो इसका वेवलेंथ कम होगा, दूरी कम होगा, तो ये वेवलेंथ होता है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इंटरफेरेंस की घटना होगी। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थ्योरी में कि क्या सेम होना चाहिए, व्यतिकरण की घटना में क्या सेम होती है, कोई एक देगा फ्रीक्वेंसी या आयाम तो होगा नहीं। और क्या भिन्न भिन्न होता है, तो एम्पलीट्यूड। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला जो शर्त है, फेज डिफरेंस ऑफ बोथ शुड बी कांस्टेंट। जो फेज डिफरेंस है, कालांतर, फेज डिफरेंस, दूसरा जो अंतर है बच्चों, फेज डिफरेंस शुड बी सेम। अगला जो होना चाहिए कि कलांतर, कला में अंतर, या कला में अंतर कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी इंटरफेरेंस की घटना होगी। इंटरफेरेंस की घटना कब होगी, जब फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, कलांतर सेम होगा। अब कलांतर क्या होता है, कला में अंतर क्या होता है, तो देखिए सेम फेज और सेम फेज डिफरेंस क्या होता है, सेम कला और कलांतर क्या होता है, और बराबर कला क्या होता है। एक इसका उल्टा, एक कलांतर होता है माने कला में अंतर, कला माने कोण, कला माने फेज, कला में अंतर, और एक होता है बराबर कला। कला में अंतर भी हो तो वो नियत हो, माने बराबर हो। अब कला क्या है, तो देखिए ये दोनों जब रहेगा ना तभी इंटरफेरेंस की घटना होगी, नहीं तो नहीं होगी इंटरफेरेंस। तो अब कलांतर कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ फेज कला, कलांतर, फेज डिफरेंस इतने बता दिया जाता है, लेकिन रियल में फिगर में नहीं समझ पाते हैं। देखिए अगर एक ये है, मान लीजिए एक वेव ये है, ऐसे वेव जा रही है, दूसरी वेव है ये, ठीक, ऐसे मान लीजिए लगभग फिगर बनाए हैं, इधर उधर हो सकता है, मेन कंसेप्ट समझना है। तो देखिए दोनों का जो ऊंचा वाला है ना ट्रफ, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट ऊंचा जो गया है वो एक ही सेम सामने पड़े, और नीचा वाला सामने पड़े, ऊंचा वाला सामने पड़े, तो कहेंगे सेम फेज में है। दो तरंग, एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, कहेंगे कि दोनों का फेज सेम है, कला सेम है। तरंग फेज इसी तरह देखा जाता है फिगर में, और निकालने का तो इक्वेशन से निकलता है कि फेज डिफरेंस, जिस वेव का जो समीकरण होता है ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस फाई रहेगा, एक में ओमेगा टी है तो फाई ये आगे है, कला में अंतर है, कोण में अंतर है, घटा कर निकलते हैं। लेकिन फिगर में सामने सामने है तो कहेंगे कि सेम कला में है। अगर बच्चों, अगर एक वेव ऐसे है, ठीक, और दूसरी वेव ऐसे है, ठीक, इसका खाल नीचा सिरा इसके ऊपर, इसका ऊपर वाला इधर सामने नहीं पड़ रहा है, इसका ऊंचा वाला नीचे, ऐसे सामने नहीं पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, कलांतर। कला में अंतर है, दोनों फेज डिफरेंस में है, फेज में दोनों के डिफरेंस है। और वो कांस्टेंट होने का मतलब क्या होना चाहिए कि जो यहाँ है ना, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला का जितना दूरी है, आगे भी यही दूरी बराबर रहे, तो कहेंगे कि कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे फेज डिफरेंस तो होना चाहिए, कलांतर माने सेम कला में नहीं होना चाहिए, लेकिन फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। जो अंतर है वो हर एक पीरियड के बाद, एक समय के बाद बराबर लेंथ की कलांतर होना चाहिए। तो इतने शर्त पर क्या होता है बच्चों, इंटरफेरेंस होता है। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। एक पार्ट
पेड कोर्स में जो आपको पढ़ाया जाता है ना, जितना पढ़ते होंगे तुलना कर लेना कॉपी से, और एक एक वीडियो देख करके नोट्स बना लेंगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।